हेलो बच्चों, UP21 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग, जैसा कि मैंने वादा किया था आप लोगों से, और उस वादे को निभाते हुए मैं आज लेके आया हूं आपके लिए सामान्य ज्ञान का एक प्रैक्टिस सेट जो डिपेंड होगा, या कह सकते हैं जो परीक्षा की बात करी जाए तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या होने वाला है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, इस महत्वपूर्ण सेट की बात करें तो इस प्रैक्टिस सेट जो आज लगा रहे हैं वो हम पहला इस्तेमाल करेंगे, पहला सेट लगाएंगे। इस क्वेश्चनों की बात करें तो लगभग 37-38 क्वेश्चन हर सेट में आपको देखने को मिलेंगे, और इन्हीं सेट पे हम लोग थोड़ी सी प्रयास करेंगे, ऑप्शन जानेंगे, और उसके बारे में अगर कुछ विस्तार पूर्वक है तो उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। बढ़ते हैं आज के पहले सेट के पहले क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोग यहां तक वीडियो में पहुंच चुके हैं और पहुंचने के बाद कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल, ये वीडियोस आपके लिए लाभदायक हो सकती हैं, तो आज ही आप जो है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो पहले तो तुरंत आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर वीडियो आपको पसंद आती है देखने के बाद और लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी यूजफुल रही वीडियो, तो उसके लिए कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। और लगता है कि अगर किसी दोस्त का भी सिलेक्शन होना चाहिए तो सीधी सी बात है कि शेयर करें, और नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के सेट को ध्यान में रखते हुए पहला क्वेश्चन है आज का, सर्वाधिक सोने के सिक्के किसके शासन काल में चलाए गए? यानी प्रश्न ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जो थे वो किसके शासन काल में चलाए गए थे। देखो, सोने की बात करी जाए तो सोने के बात के लिए हम लोग देखें, एक विशेष तौर पर चीज को ध्यान रखना है बेटा हम लोग के लिए, कि एक समय था जिसको स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता था। और स्वर्ण काल की बात करी जाए तो इस स्वर्ण काल कोई आम स्वर्ण काल नहीं था, बल्कि ऐसा माना जाता उस काल में, उस स्वर्ण काल में घरों में कभी ताले नहीं लगते थे। और ताले कब नहीं लगेंगे? ताले तब नहीं लगेंगे जब चोरी चकारी जैसी समस्याएं कुछ भी नहीं होंगी। और चोरी को कब नहीं होंगी? जब सब किसी पे अपना खर्चा चलाने के लिए भरपूर पैसा होगा। तो कौन किसी की चोरी क्यों करेगा भाई? सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं उस समय की जो अर्थव्यवस्था रही होगी वो बहुत ही ज्यादा डेवलप रही होगी, बहुत ही ज्यादा विकसित रही होगी। इसी कारण से जो है ऐसा हुआ करता था। जब विकसित रही होगी तो सीधी सी बात है, विकसित अर्थव्यवस्था क्या करेगी? जब हम पे बहुत ज्यादा पैसा होता है तो हम गोल्ड खरीदते हैं, और गोल्ड खरीदते हैं तो उन लोगों ने भी क्या चलाए? विकसित अर्थव्यवस्था होने के साथ साथ गोल्ड के सिक्के चलाए। और ऐसी जो व्यवस्था थी, ऐसा जो स्वर्ण काल था, ऐसे जो लोग थे वो थे गुप्त लोग। कौन थे? गुप्त लोग। तो हमारा आंसर क्या सही होगा? गुप्त वंश। यानी ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक सोने सिक्के चलाने का शासन काल में किस शासन काल में चलाए गए? तो गुप्त शासन काल में चलाए गए। किस में चलाए गए? गुप्त शासन काल में। इसके सबसे प्रसिद्ध शासक की बात करी जाए तो सबसे पहला नाम आता है चंद्रगुप्त का। चंद्रगुप्त का। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण शासक जिसके बारे में ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के बारे में ध्यान रखना, प्रश्न ये पूछा जाता है कि वह गुप्त वंश का कौन सा शासक था जिसके सिक्कों से बीड़ा बजाते हुए मूर्ति प्राप्त होती है, कह सकते हैं छवि प्राप्त होती है। तो इसकी बीड़ा बजाते हुए छवि क्या होती है? इसके सिक्कों से प्राप्त होती है, बीड़ा बजाते हुए। और इसी कारण से बीड़ा बजा रहा है तो कहीं ना कहीं किससे संबंधित होगा? तो ध्यान रखेंगे, संगीत से संबंधित होगा। किससे होगा? संगीत से। यानी वह गुप्त शासक जो संगीत में बहुत ज्यादा रुचि रखता था, वह कौन सा शासक था? तो ध्यान रखेंगे, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त कौन था? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के बारे में महानता की बात करें सिर्फ इतना ही रुकता है, इससे भी आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त की बेटा बात करी जाए तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा गया है। क्या कहा गया बेटा? भारत का नेपोलियन भी समुद्रगुप्त को कहा गया है। इस बात का क्या रखना है? हमको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर बात हो तो गुप्त काल, और सबसे पहले चलाने की बात करी जाए तो कौन होंगे? कुषाण वंश। ठीक है, सबसे प्रथम की बात करी जाए तो कौन होंगे? कुषाण वंश के लोग जो थे उन्होंने सबसे पहले क्या चलाए? वो स्वर्ण के सिक्के चलाने का कार्यक्रम शुरू किया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट पिन कर सकते हैं, और हम लोग तक जैसे ही कमेंट मिलेगा हम लोग उसके रिप्लाई के लिए जरूर ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 2 है, किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीरें लगवाई थी? यानी कहीं ना कहीं एक बात तो क्लियर हो रही है कि न्याय के लिए जंजीरें लगवा रहा है, तो शासन व्यवस्था कैसी होगी? उच्च होगी। ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है अपना अकबर, बी ऑप्शन है जहांगीर, सी ऑप्शन है शाहजहां, और डी ऑप्शन है औरंगजेब। क्या है? औरंगजेब। देखो, अगर बात एक एक करके करें तो औरंगजेब को हम सब लोग जानते हैं, बड़े क्रूर शासक में इसका नाम आता है। किस में आता है? बहुत ही ज्यादा क्रूर शासक में नाम आता है। और इसने काफी ज्यादा नरसंहार भी कराए। क्या कराए? नरसंहार भी कराए।
इसकी इतिहास की किताबें क्या हैं, गवाह हैं। तो कहीं ना कहीं अगर नरसंहार करा रहा है एक व्यक्ति, तो क्या हम उससे न्याय की बहुत ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसलिए डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। भाई शाहजहां की बात करें जाए तो शाहजहां का जो नाम लिया जाता है वो लिया जाता है वास्तुकला के लिए। किसके लिए, वास्तुकला के लिए। जब एक व्यक्ति अगर बात करी जाए किसी ना किसी एक विद्या में माहिर होता है, और शाहजहां पूर्ण रूप से वास्तुकला के लिए प्रेरित था। जैसा हम लोग जानते हैं कि शाहजहां ने एक जो इमारत बनवाई, जिसको हम सब लोग किस नाम से जानते हैं, ताजमहल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा, इसके सबसे बढ़िया वास्तुकला का उदाहरण है ताजमहल। और ताजमहल की बात करी जाए तो हम सब लोग जानते हैं कि ताजमहल किस तरीके का है, किस रंग का है, सफेद रंग का। और शाहजहां ये भी चाहता था कि जैसा उसने सफेद संगमरमर का ताजमहल बनवाया है, ऐसे ही काले रंग का भी क्या बनवाए, एक ताजमहल का निर्माण कराए। और जब ये बात औरंगजेब को पता चली, तो औरंगजेब ने शाहजहां को क्या कर दिया, कैद में बंद कर दिया। और उसके बाद शाहजहां कैद में ही रहा। ठीक है, क्यों बनवाया था ताजमहल, तो हम सब जानते हैं, अपनी प्रिय पत्नी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। और ताजमहल में कुछ नहीं, बस उनकी एक कब्र गहाई है। ठीक है, आगे बात करते हैं जहांगीर। देखो जहांगीर की बात करी जाए तो जहांगीर का काल जो था वो पेंटिंग के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था, या कह सकते हैं चित्रकला के लिए। जैसे शाहजहां का समय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था, ऐसे ही जहांगीर का समय चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था। और जहांगीर नहीं वो शासक था जिसने न्याय की जंजीर लगवाई थी। कौन सा शासक था, जिसने न्याय की जंजीर लगवाई। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी ही हमारा क्या होगा, सही होगा। और इसी ने क्या कराई थी, इसी ने न्याय की जंजीर लगवाई थी। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे। प्रश्न नंबर 3 है, हर्षवर्धन के राज कवि कौन थे। देखो अगर बात करिए यार राज कवियों की, तो जितने भी बड़े बड़े राजा हुआ करते थे, वो अपने साथ में राज कवियों को आश्रय दिया करते। क्या करते थे, आश्रय देते थे, उनकी कविताएं सुनते थे। देखो आज के समय में अगर बात करें तो मनोरंजन के बहुत सारे साधन है। कुछ नहीं करना, यूट्यूब खोलना, शॉर्ट वीडियो खोलनी है, बस होता रहता है मनोरंजन। अब यूट्यूब की शॉर्ट वीडियो से ही बेहतर है इंस्टाग्राम चलाओ, बस करते रहो मनोरंजन। यानी मनोरंजन करने के बहुत ज्यादा साधन है हमारे पास में। लेकिन अगर मुख्य तौर पर हम लोग बात करें तो पहले ऐसे साधन नहीं थे, पहले मोबाइल नहीं थे, इंटरनेट नहीं थे। तो लोग किस तरीके से करते थे, लोग जो है बड़े बड़े जो राजा होते थे वो कवियों को अपने यहाँ रखते थे और उनको अपने यहाँ शरण दिया करते थे। और वो कवि क्या करते थे, उनके लिए कविताएं सुनाते थे, उनकी तारीफें करा करते थे। और जो कुछ जो प्रमुख कवि हुआ करते थे, जिनको सरकारी पेंशन पे तनख्वाह पे रखा जाता था, उनको बोलते थे राज कवि। ठीक है, यानी राज दरबार के सबसे प्रमुख कवि होते थे, उनको क्या कहते थे, राजकवि। तो बात कर लेते हैं हर्षवर्धन के राजकवि को। तो ध्यान रखना हर्षवर्धन के राजकवि थे बाणभट्ट। कौन थे, बाणभट्ट। ठीक है, और यही क्या थे, हर्षवर्धन के राजकवि हुआ करते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यहाँ पर आयोजन वार्षिक सत्र में पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया। यानी ये प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि जो वार्षिक सत्र में पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया या पूर्ण स्वराज को जो संकल्प लिया गया, वो कहां पर आयोजित हुआ था। यानी कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था, या पूर्ण स्वराज के संकल्प को कहा गया था। तो ध्यान रखना ये जो संकल्प हुआ था, ये हुआ था लाहौर अधिवेशन के दौरान। कब हुआ था बेटा, लाहौर अधिवेशन के दौरान। और लाहौर अधिवेशन में ही कांग्रेस ने, यानी जितने भी कांग्रेस वाले थे, आईएनसी वाले, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले, ठीक है, उन सब ने एक जो है शपथ ली, एक संकल्प लिया कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पूर्ण स्वराज लेकर रहेंगे। क्या कहेंगे, पूर्ण स्वराज लेकर रहेंगे। ठीक है, और इसी बात को कहते हुए एक नारा दिया गया था। ठीक है, वो कहता था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या है नारा, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये आपको बताना है कमेंट में कि नारा किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा मुख्य तौर पर बात करी जाए आईएनसी की स्थापना में, तो ध्यान रखना आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो ध्यान रखना 1885 ईस्वी में कांग्रेस की क्या की गई, स्थापना की गई। और एक व्यक्ति थे सर ए ओ ह्यूम, सर ए ओ ह्यूम।
और इन्हीं के द्वारा क्या कराया गया, इन्हीं के द्वारा भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और ये इसी कारण से पहले क्या बनाए गए, सचिव बनाए गए। क्या बनाए गए, कांग्रेस के पहले सचिव भी बनाए गए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न है 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम बताइए। नंबर 1 पर है अपनी झांसी, नंबर 2 पर है मेरठ, ठीक है, नंबर 2 पर दिया है मेरठ, नंबर 3 पे दिल्ली और नंबर 4 पर बैरकपुर। देखो अगर क्रम की बात करी जाए तो क्रम हमेशा ध्यान रखना, जो 1857 की क्रांति हुई उसकी शुरुआत हुई थी बैरकपुर छावनी से। कहां से हुई थी, बैरकपुर छावनी। घटना क्या घटित हुई, घटना वही घटित हुई जो ज्यादातर आप लोग को पता था। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मंगल पांडे। क्या नाम था, मंगल पांडे। और उस समय देश में छुआछूत जैसी समस्याएं बहुत ज्यादा हुआ करती थी। जब मंगल पांडे एक नल से लोटा लेकर के जल भर रहे पीने जा रहे थे, उसी समय जो है कह सकते हैं एक जो है सवर्ण वर्ण के व्यक्ति ने, कह सकते हैं एक जो है छोटी जाति के व्यक्ति ने क्या करा, उसी उसी नल से पानी भर लिया। और ये बात मंगल पांडे ने बोल दी, तो मंगल पांडे ने जो है जाकर के उससे कहा कि ये नल तुमने जो है क्या कर दिया, अपवित्र कर दिया। इसी बात पर वह व्यक्ति मंगल पांडे को जवाब देता है कि तुम्हें यहाँ पर नल जो है वो अपवित्र लगता है, और वहां पर जो अंग्रेजों के कारतूस इस्तेमाल कर रहे हो जिसमें गायों की चर्बी लग कर आ रही है, सुअर की चर्बी लग करके आ रही है, वहां तुम्हारा धर्म भ्रष्ट नहीं होता। तो इसी बात को लेकर के क्या हुआ, मई क्रांति हुई है, क्रांति की शुरुआत हुई। और मुख्य कारण की बात करी जाए तो जो मुख्य कारण माना जाता है 1857 क्रांति का, वह माना जाता है चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग। क्या माना जाता है, चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग। और इन चर्बी लगे कारतूसों की वजह से ये जो कह सकते हैं जो क्रम था, कह सकते हैं जो विद्रोह हुआ था 1857 का, वो प्रमुख कारण था। और इसकी शुरुआत कहां से हुई, बैरकपुर छावनी से हुई। बैरकपुर छावनी की बात करी जाए तो बैरकपुर छावनी से सेना का मुख्यालय यानी बैरकपुर से हटाकर कहां स्थापित कर दिया गया, उसके बाद स्थापित कर दिया गया मेरठ में। ठीक है, यानी पहले सेना का मुख्यालय बंगाल में हुआ करता था, अब कहाँ स्थापित कर दिया, मेरठ में स्थापित कर दिया। और ये घटना जब बैरकपुर से कुछ लोग यहाँ पर आए तो उन्होंने मेरठ वाले सैनिकों के साथ शेयर की, और जैसे ही मेरठ वाले सैनिकों के साथ शुरू हुई तो पहले नंबर पर बैरकपुर में विद्रोह हुआ, और दूसरे नंबर पर जो विद्रोह हुआ वो कहाँ पर हुआ, मेरठ में हुआ। कहाँ हुआ, मेरठ में। जब मेरठ में विद्रोह हुआ तो सबने एक बात का डिसीजन लिया कि हमारे यहाँ का जो राजा बैठता है वो कहाँ बैठता है, हमारे यहाँ का राजा बैठता है दिल्ली में। और अब ऐसा होना चाहिए कि हम लोग इन अंग्रेजों से बहुत ज्यादा परेशान हो गए, और सबसे पहले क्या करना चाहिए, दिल्ली पर कब्जा करना चाहिए। और क्रांतिकारियों ने यही किया कि सबसे पहले क्या कर लिया, दिल्ली पर कब्जा कर लिया। क्या कर लिया, दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और जैसे ही दिल्ली पर कब्जा हुआ पूरे देश में क्रांतियां फैल गईं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो नंबर आता है हमारी झांसी का। किसका आता है, झांसी का। यहाँ की रानी लक्ष्मीबाई थी, और ये अंग्रेजों से बहुत ज्यादा प्रताड़ित थी। क्यों, क्योंकि अंग्रेजों ने गोद लेने वाला जो सिस्टम था वो क्या कर दिया था, बच्चा गोद लेने वाला जो सिस्टम था उसको बंद कर दिया था, जिसकी वजह से अंग्रेज इनका हड़प नीति के तहत राज्य हड़पना चाहते थे। और रानी लक्ष्मीबाई अपने राज्य को किसी भी हरगिज जो है अंग्रेजों को सौंपना नहीं चाहती थी जब तक वो जिंदा थी। इसी कारण से अंग्रेजों के और रानी लक्ष्मीबाई के मध्य में युद्ध हुआ, जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। और बुंदेलखंड की रानी यानी रानी लक्ष्मीबाई क्या हुई, उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो ये क्रम रहेगा। यानी कि अगर हम ऑप्शन की बात कर लें तो पहले नंबर पर हमारा बैरकपुर आता है जो दिया गया है चौथे नंबर पर। दूसरे नंबर पर हमारा मेरठ आता है जो दिया गया है दूसरे नंबर पर ही। तीसरे नंबर पर हमारा दिल्ली आता है जो दिया गया है तीसरे नंबर पर ही। उसके बाद अगर हम बात करें फिर भांति झांसी आती है, दिया गया है चौथे नंबर पर। यानी पहले बैरकपुर, चौथा, दूसरा, तीसरा और पहला। ठीक है, चौथा, दूसरा, तीसरा और पहला, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका जैसी भक्ति रचना की भक्ति संत की है। जैसी भक्ति रचनाएं किस भक्ति संत की हैं, यहाँ पर ध्यान रखना है। प्रश्न जो पूछा गया है वो ये कह रहा है किस भक्ति संत की है। ठीक है, तो किस भक्ति संत की बात करें, ऑप्शन एक पर है हमारे पास में कबीरदास जी, बी है सूरदास तुलसीदास जी, तीसरे हैं सूरदास जी, चौथे हैं रैदास जी। ठीक है,
अगर यहाँ सही आंसर की बात करें बेटा तो ध्यान रखना है तुलसीदास क्या होगा, इनका सही आंसर होगा। और तुलसीदास ही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 महाकाव्यों में से एक महाकाव्य की रचना करी है, जिसको हम सब लोग जानते हैं रामायण के नाम से, रामचरितमानस के नाम से, रामचरितमानस। ठीक है, तो तुलसीदास की सबसे प्रमुख जो रचना है वो कौन सी है, रामचरितमानस है। किस भाषा में लिखी गई तो ध्यान रखेंगे अवधी भाषा में। किस भाषा में लिखी गई रामायण, तो ध्यान रखेंगे तुलसीदास जी कृत जो रामायण है वो अवधी भाषा में लिखी गई है। ये भारत की सर्वलोकप्रिय और सबसे प्रसिद्ध रचना, सबसे पूज्य रचना जो है वो कौन सी है, श्री रामचरितमानस है। इसमें राम जी के जीवन चरित्र का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अद्वैतवाद मत का प्रवर्तक किसने किया, या किसे अद्वैतवाद का प्रवर्तक माना जाता है। देखो अद्वैतवाद की बात करें तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं शंकराचार्य। कौन है, आदि गुरु शंकराचार्य। अगर बात करी जाए तो इन्हीं को जो है चारों मठों का क्या माना जाता है, स्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है, स्थापक माना जाता है, या चारों धामों की स्थापना करने वाले जो है माने जाते हैं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे गहरा मैरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, काला सागर। इन 4 ऑप्शनों में अगर बात करें तो सही जो ऑप्शन है हमारा वह है प्रशांत महासागर। कौन सा है, प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर में से कौन सा गर्त है, मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त। और इस मेरियाना गर्त को मेरियाना ट्रेच के नाम से भी जानते हैं। ये लगभग 11 किलोमीटर के आसपास के जो है गहरा है। अगर बात करें गहराई में अब तक का मानव द्वारा बनाया गया सबसे गहरा गड्ढा, ध्यान रखेंगे रूस द्वारा बनाया गया लगभग 12 किलोमीटर का है। कितना है, लगभग 12 किलोमीटर का गड्ढा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सवाना चारगाह कहाँ पाए जाते हैं, यानी सवाना के जो घास के मैदान होते हैं वो पूछ रहा है कि किस जगह पर सवाना के जो घास के मैदान है, सवाना चारगाह हैं, वो पाए जाते हैं। देखो सवाना के क्षेत्र की बात करी जाए तो सवाना का जो मरुस्थल पड़ता है वह पड़ता है हमारे अफ्रीका में। कहाँ पड़ता है, अफ्रीका में। और सवाना चारगाह जो पाए जाते हैं, बड़ी बड़ी घास के जो मैदान पाए जाते हैं, वह भी कहाँ पाए जाते हैं, यहीं पर पाए जाते हैं। कहाँ पर, अफ्रीका में। ठीक है, सवाना का मरुस्थल जो पड़ता है वो भी जो है यहाँ पर पड़ता है। सवाना का जो मैदान है, घास के मैदान है सवाना के, वो कहाँ पर है, अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पर स्थित है बेटा, अफ्रीका में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सुएज नहर किस किस को जोड़ती है, यानी सुएज नहर कौन कौन से सागर के मध्य बनी हुई है। मान के चलो यह एक सागर है, ठीक है, वहीं अगर बात करी जाए, सॉरी, और एक सागर हमारा ये है, और इन दोनों को एक नहर जोड़ती है जिसको हम सब किसके नाम से जानते हैं, सुएज नहर के नाम से। ठीक है, सुएज नहर। तो ध्यान रखेंगे सुएज नहर जो जोड़ने का काम करती है, कनेक्ट करने का काम करती है, वह करती है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर। ठीक है, तो ध्यान रखो बच्चों कि भूमध्य सागर और लाल सागर को कनेक्ट करने का काम कौन करती है, सुएज नहर करती है। और हमारे पास ऑप्शन बनी है भूमध्य सागर और लाल सागर, तो ये क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र कहाँ पर है। ठीक है, प्रश्न दोबारा सुन लो, राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र कहाँ पर है। तो ध्यान रखेंगे ये हमारे जयपुर में। कहाँ है, जयपुर में। और जयपुर राजधानी है राजस्थान की। कहाँ की है, राजस्थान की। तो सही आंसर होगा हमारा जयपुर, यानी राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र कहाँ पर स्थित है, राजस्थान के जयपुर में स्थित है। और जयपुर में सबसे प्रसिद्ध इमारत हवा महल भी क्या है, स्थित है। इसके अलावा बात करें तो राजस्थान की राजधानी भी क्या है, जयपुर ही है। नई दिल्ली की बात करें तो ये हमारे संपूर्ण देश यानी भारत की राजधानी है, भारत की राजधानी है।
इसके अलावा बात करते हैं नागपुर और हैदराबाद को लेकर के, तो ये भी दो बड़े शहर हैं, ठीक है। ये हैदराबाद की बात करिए तो हैदराबाद कहाँ की राजधानी है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और अभी हाल फिलहाल हुए तो इससे पहले, यानी अभी जो राज्य है जिसकी राज्य की राजधानी हैदराबाद है, इससे पहले किस राज्य की राजधानी हुआ करती थी, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विजय केलकर समिति की रिपोर्ट संबंधित थी। ऑप्शन ए व्यापार सुधारों से, ऑप्शन बी केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों से, ऑप्शन सी सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों के विनिवेश से। लेकिन अगर बेटा सही बात बताऊं तो ऑप्शन डी छूट गया, शायद ऑप्शन डी ही इसका सही होगा। और वो संबंधित जो थी वो थी कर सुधारों से। किससे संबंधित थी, कर सुधारों से, ठीक है। ध्यान रखोगे कि विजय केलकर संबंधी जो समिति बनाई गई वो कर सुधारों से संबंधित थी, कर सुधारों से संबंधित, ठीक है। किस संबंधित थी, कर सुधारों से संबंधित हुआ करती थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का आशय है। मिश्रित का मतलब है मिला हुआ, और मिले हुए की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं मिलने का यहाँ का मतलब आता है प्राइवेट और सरकारी से। यानी अगर बात करी जाए कि स्वामित्व वाली कंपनियां, ऐसे स्वामित्व वाली कंपनियां जिसमें किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व रहता है और एक जो है सरकार का स्वामित्व रहता है, ठीक है। और जब ये दोनों कंपनियां तालमेल से काम करती हैं तब क्या होता है, या दोनों लोग तालमेल से काम करते हैं तो एक अर्थव्यवस्था बनती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और अगर हम बात करें, सरकार जब एक तरफ काम कर रही होती है और एक तरफ एक अकेला आदमी एक कंपनी को खड़ा करता है तो उसको बोलते हैं निजी कंपनी। क्या बोलते हैं, निजी कंपनी। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सरकारी दोनों कंपनियां, सरकारी को हम सार्वजनिक भी कह सकते हैं, तो निजी और सार्वजनिक कंपनियां जब दोनों एक साथ काम करती हैं तो ऐसी अर्थव्यवस्था ही क्या कहलाती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं, ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व, गलत बात है। निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, एकदम सही होगा। अगला प्रश्न, बच्चों अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। देखो भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ऐसी कोई लिमिट नहीं है, या कोई भी सीमा ऐसी संविधान में नहीं दी गई है कि कोई व्यक्ति कितने बार राष्ट्रपति चुना जाएगा। बस इलेक्शन होंगे और उसके बाद अगर तुम चुने जाते हो तो ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहां से शुरू किया गया, या कहां से किया गया, तो ध्यान रखेंगे ये किया गया था नागौर राजस्थान से। कहां से किया गया था, इसका उद्घाटन किया गया नागौर राजस्थान से, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर अगला है, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, गृह मंत्री करता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। तो ध्यान रखेंगे जो राष्ट्रपति की नियुक्ति कह सकते हैं राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है वह की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और हमेशा ध्यान रखेंगे जो राज्यपाल होता है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। कैसा, प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, पद धारण करता है, ठीक है। क्या करता है, प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। संजय सर, अभी रुकना 2 मिनट बच्चों। क्षमा चाहेंगे बच्चे थोड़ा सा डिस्टर्ब के लिए, लेकिन प्यास बहुत ज़्यादा तेज लग रही थी और बोतल मेरे पास नहीं थी, इसलिए बस पानी के लिए थोड़ा सा ब्रेक लिया था। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया। यानी बात ये चल रही है कि जो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों से हटाया गया वह कौन से संविधान संशोधन के द्वारा
हटाया गया, तो ध्यान रखेंगे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटाया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, शपथ एवं प्रतिज्ञान से, भाषाओं से, उपरोक्त में से किसी से भी नहीं। तो ध्यान रखेंगे इसका सही आंसर होगा शपथ एवं प्रतिज्ञान से, यानी ज्यादातर पदों की शपथ और प्रतिज्ञा की जो बात करी गई है वो तीसरी अनुसूची में करी गई। किस में करी गई है? थर्ड अनुसूची में, तीसरी अनुसूची के द्वारा करी गई है, बताई गई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है डीएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण, कोशिकीय परिवहन, कोशिकीय श्वसन, आनुवंशिकीय क्रियाओं का संचालन करना। देखो अगर बात करी जाए मुख्य तौर पर तो इसमें जो शामिल रहता है वह कोशिकीय परिवहन साथ में रहता है और आनुवंशिकीय क्रियाओं का संचालन रहता है। यानी कहीं ना कहीं आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो डीएनए आनुवंशिक क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है। अगर ये ऑप्शन नहीं हो तो कोशिकीय परिवहन के लिए भी क्या होता है? ये जिम्मेदार होता है डीएनए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। देखो आंखों के दूरदर्शी दोष की बात करिए तो दो प्रकार के दोष पाए जाते हैं। एक पाया जाता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और दूसरा पाया जाता है कौन सा? दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। दोनों की अगर बात करें एक एक करके मुख्य तौर पर देखें तो ध्यान रखेंगे निकट दृष्टि दोष जो होता है इसमें व्यक्ति को दूर का साफ दिखाई नहीं देता है, दूर का साफ ना दिखना। ठीक है, तो निकट दृष्टि इसमें दूर का साफ दिखाई नहीं देता है। और जो दूर दृष्टि दोष होता है इसमें निकट का साफ दिखाई नहीं देता है या निकट का धुंधला दिखाई देना, धुंधला दिखाई देना। ठीक, क्या करना? निकट का धुंधला दिखाई देना। यही अगर बात करिए मुख्य तौर पर तो ध्यान रखेंगे हम लोग कि इसमें जो प्रयोग किया था यानी निकट दृष्टि दोष में अगर हम बात करें तो निकट दृष्टि दोष में हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि दोष में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। ठीक है, किसका? उत्तल लेंस का। इस बात का हम लोग को विशेष तौर पे क्या करना है? ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है डायनेमो ऊर्जा का रूपांतरण करता है। प्रश्न एक बार दोबारा देख लो बेटा। डायनेमो ऊर्जा का रूपांतरण करता है। देखो आप सभी ने डायनेमो को लगा देखा होगा, गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों में, हर चीज में डायनेमो लगाता है जिसमें कहीं ना कहीं बैटरी चार्जिंग के लिए आवश्यकता होती है। जब बैटरी चार्जिंग की आवश्यकता होती है तो डायनेमो हमेशा चलता है, वो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो इंजन के द्वारा चलता है। और इंजन हमारी कैसी ऊर्जा है? यांत्रिक ऊर्जा है। कैसी ऊर्जा है? यांत्रिक ऊर्जा है। और जो यांत्रिक ऊर्जा होती है तो यांत्रिक ऊर्जा से हम क्या बदलते हैं? हम बदलते हैं वोल्टेज में। उसके लिए किसे बदलते हैं? बैटरी को चार्ज करते हैं यानी इलेक्ट्रिसिटी में बदलते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा से परिवर्तन किसमें होता है? विद्युत ऊर्जा में होता है, विद्युत ऊर्जा में। यानी डायनेमो क्या करता है? ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने का काम करता है। ऑप्शन अगर देखें बी को हम ध्यान से तो बी यही कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित या रूपांतरित करने का क्या किया जाता है? कार्य इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास में 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता दर थी? तो ध्यान रखना गोरखपुर में थी, किसमें? सॉरी, रामपुर में थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना है कब? 1998 में बना, 2001 में बना, 2003 में बना या 2004 में बना? तो ध्यान रखेंगे ये बना था 2001 में। कब बना था? 2001 में निर्मित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में नगर पालिका के गठन हेतु किस नगर की जनसंख्या कम से कम होनी चाहिए? तो ध्यान रखेंगे कम से कम कितनी चाहिए होगी? 1 लाख जनसंख्या चाहिए होगी। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, यानी कहाँ पर जो है वो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय बना हुआ है। तो ध्यान रखेंगे बेटा, ये जो बना हुआ है वो जो बना, अगर हम बात करें तो लखनऊ में। कहाँ पर बना हुआ है? लखनऊ में, यानी आंसर डी हमारा क्या होगा? एकदम सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है चरकुला प्रमुख नृत्य है बुंदेलखंड का, ब्रजभूमि का, अवध का, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, चरकुला जो है वो कहाँ का है? ब्रजभूमि का सबसे प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिवत का हिस्सा नहीं है? कपिलवस्तु नहीं है, कुशीनगर नहीं है, संखिसा नहीं है, या श्रावस्ती नहीं है। देखो बौद्ध परिपथ की बात कर लेते हैं कि आखिर बौद्ध परिपथ है क्या। तो बौद्ध परिपथ की बात करी जाए तो बौद्ध परिपथ में क्या आता है? बौद्ध परिपथ। और बौद्ध परिपथ की बात करी जाए तो बौद्ध परिपथ में जो आता है वो आता है बौद्ध से, यानी बुद्ध से, भगवान बुद्ध से, बुद्ध और उनके जन्म से संबंधित स्थल, संबंधित स्थल। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने शामिल किया है कपिलवस्तु को, क्योंकि कपिलवस्तु लुम्बिनी में क्या हुआ? जन्म हुआ। कुशीनगर को और संकिसा को। ठीक है, लेकिन श्रावस्ती को जो है इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो ऑप्शन डी ही हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रासो, घूमसो, झेला, घोड़ो, घी आदि नृत्य किस जनजाति में प्रचलित हैं या प्रसिद्ध हैं? पहला है राजी जनजाति, भोटिया जनजाति, जौनसारी जनजाति और माही गीर जनजाति। तो ध्यान रखोगे ये प्रसिद्ध है हमारे जौनसारी में। किसमें प्रसिद्ध है? यानी कि रासो, घूमसो, झोला, घोड़ा, घी आदि लोक नृत्य किसके हैं? तो हमारी जौनसारी जाति के संबंधित हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अनुसार एक आरक्षित निरीक्षक रिजर्व लाइन का कैसा अधिकारी होता है? सामान्य अधिकारी होता है, प्रभारी अधिकारी होता है, उप मुख्य अधिकारी होता है, या निम्न में से कोई नहीं होता? ध्यान रखना, अगर इसकी बात करी जाए तो एक आरक्षित निरीक्षक जो होता है, आरक्षित निरीक्षक, ठीक है, जो होता है वह होता है उप मुख्य अधिकारी। क्या होता है? उप मुख्य अधिकारी। इसीलिए ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? एकदम सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है कानून तथा शांति व्यवस्था के लिए कौन उत्तरदायी है? पुलिस, सेना, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, सीमा सुरक्षा गार्ड। देखो अगर बात करें सीमा सुरक्षा गार्ड तो सीमा पे सुरक्षा करेगा बॉर्डर के लिए। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड पूरे राष्ट्र के लिए जिम्मेदारी है उसके लिए। ठीक है, सेना की बात करें तो ये हमारे बॉर्डर पे ठीक है, बॉर्डर पर क्या करती है? ठीक है, जानकारी रखती है, कह सकते हैं सीमाओं पर, यानी जो हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं होती हैं उस पर निगरानी करती है। लेकिन पुलिस अंदर रहकर क्या करती है? ये कानून का पालन करवाती है और साथ ही साथ शांति व्यवस्था को बनाए रखने का भी काम करती है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। और अगला प्रश्न है नेटवर्कों पर दस्तावेजों के आदान प्रदान के लिए आवश्यक नहीं है। फ्लॉपी आवश्यक नहीं है, टेलीफोन लाइन आवश्यकता नहीं है, कनेक्टर आवश्यकता नहीं है, उपग्रह की आवश्यकता नहीं है। यानी निम्न ऑप्शन में बात करी जाए तो किसकी आवश्यकता नहीं होगी? देखो अगर बात करें हम लोग तो नेटवर्क के पर दस्तावेजों का आदान प्रदान के लिए बात करी जाए तो टेलीफोन लाइन तो चाहिए, OFC फाइबर का तो इस्तेमाल करोगे ही करोगे, लाइन चाहिए ही चाहिए। सही होगी ये बात, तो जरूरत है इसके लिए। कनेक्टर भी चाहिए आपस में दोनों चीजों को लिंक करने के लिए। सैटेलाइट के माध्यम से तो सारा कुछ चल ही रहा है, यानी ये तीनों चीजें तो हमें चाहिए ही चाहिए, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हमारा ये आंसर क्या होगा? एकदम सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य संसाधन के उचित प्रबंधन के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? यानी जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य जो बना है वो कौन सा बना है? तमिलनाडु, बिहार, कर्नाटक, केरल। तो ध्यान रखेंगे केरल बन गया है। कौन बन गया बेटा? केरल ऐसा राज्य बन गया है जिसने उचित प्रबंधन करने के लिए व्यवस्था करी है। किसका? जल का प्रबंधन किसका करता है? ये जल का करता है। और ऐसी अगर हम बात करें तो जल बजट को अपनाया है इसने। क्या करा है इसके लिए? जल बजट को अपनाया है।
ठीक है, क्या करा इसने, जल बजट को अपनाया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साइबर क्राइम में निम्न में से क्या शामिल है। कंप्यूटर और नेटवर्क शामिल है, टेलीविजन शामिल है, रेडियो शामिल है, या इनमें से कोई भी शामिल नहीं है। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या चाहिए, अगर साइबर क्राइम को अंजाम देना है तो कंप्यूटर चाहिए और कंप्यूटर से जुड़ा हुआ एक नेटवर्क चाहिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। और ये फैलता है वो HIV नाम के विषाणु या वायरस के द्वारा फैलता है। ध्यान रखना किसके द्वारा, वायरस के द्वारा फैलता है और वायरस का नाम है HIV। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है द न्यू बेल्ट ऑफ नेशन के लेखक कौन है। तो ध्यान रखना, सुरजीत एस भल्ला के द्वारा लिखी गई द न्यू बेल्ट ऑफ नेशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मोबाइल एप्लीकेशन GS निर्णय किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, ये जो लॉन्च किया गया GS ग्रामीण विकास के द्वारा, कह सकते हैं किसके द्वारा, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इसको क्या किया गया, विकसित या डेवलप किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, और ये हमारी आज की श्रृंखला का, आज के सेट का अंतिम क्वेश्चन होगा। प्रश्न है थर्मामीटर की खोज किसने की थी या किसके द्वारा की गई थी। देखो थर्मामीटर की खोज की बात कराई जाए तो ये ध्यान रखेंगे, ये की गई थी गैलीलियो के द्वारा। किसके द्वारा, गैलीलियो के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। शायद एक क्वेश्चन और बचा है, उसको भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है। यानी भारत का जो सर्वेक्षण विभाग है वह कहाँ स्थित है। ध्यान रखेंगे उत्तराखंड देहरादून में। कहाँ पर है, उत्तराखंड देहरादून में इसको क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। इन प्रश्नों की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसी श्रृंखला हम लोग लगातार लाते रहेंगे।